चलिए, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए साइंस के 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। सेट नंबर है 6। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको 25 साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है आगामी एग्जाम जो 6 जून से होने वाले हैं एनटीपीसी के, उसमें देखने को मिल सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है। वसा का संग्रह कहाँ पे होगा शरीर में? ऑप्शन है ए प्लीहा में, ऑप्शन बी है हड्डी में, ऑप्शन सी है चर्बी में और ऑप्शन डी है मांसपेशियों में। तो वसा का संग्रह कहाँ होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चर्बी में। चलिए प्लीहा, प्लीहा देखिए क्या होता है। प्लीहा की अगर बात करें हम तो प्लीहा मानव बॉडी के यहाँ देखिए, मानव बॉडी के पसली के नीचे स्थित रहता है। प्लीहा जो मुट्ठी आकार का होता है यह लेफ्ट साइड स्थित रहता है। ये प्लीहा हो गया। अब प्लीहा को क्या कहेंगे? तो प्लीहा को तिल्ली कहा जाता है, तिल्ली भी कहा जाता है। प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है। तो प्लीहा का कार्य क्या होगा? तो प्लीहा का कार्य है रक्त को छानने का काम करता है, छानने का कार्य करता है, छानने का कार्य करता है एवं और काम क्या है? तो कहेंगे संक्रमण से बचाता है या लड़ता है। तो हमारे बॉडी में ही प्लीहा का कार्य हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? यानी जब भी हम नेत्र दान करेंगे तो आंख का कौन सा भाग दान करेंगे? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है आइरिस और ऑप्शन डी है नेत्र लेंस। तो कौन सा भाग हम दान करेंगे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया, तो कॉर्निया कहाँ पे स्थित रहेगा? तो देखिए यहाँ पे कॉर्निया कहाँ पे स्थित रहता है। अगर ये आपका आंख के डायग्राम हो गया। अब ई वाले देखिए, ई वाले भाग को, इतना वाले भाग को कॉर्निया कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। और रेटिना देखिए, तो रेटिना का काम क्या होता है? अगर रेटिना की बात करें हम तो रेटिना क्या होता है? तो कहेंगे रेटिना को दृष्टि पटल कहा जाता है, दृष्टि पटल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है, आंख, मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? तो कहेंगे रेटिना। आइरिस क्या है? तो आइरिस समझिए, आइरिस क्या है? ये जो आंख में रंगीन भाग होता है वही आइरिस है। जो व्हाइट वाला से घेर रहे हैं यही आइरिस होता है। आइरिस का काम क्या होता है? तो आइरिस का काम ये होता है कि इसे आइरिस को हम परितालिका कहा जाता है। आइरिस को परितालिका भी कहा जाता है। आइरिस की अगर बात करें तो आइरिस को परितालिका भी कहा जाता है। तो जब हमारे आंख में प्रकाश प्रवेश करता है तो ये प्रकाश को नियंत्रण करने का कार्य करता है। जैसे आप धूप में है और एक बार आप छां में जाइएगा तो आंख से थोड़ा कम दिखाई देगा कुछ समय के लिए। तो इसका आइरिस का काम क्या है? तो उसी को नियंत्रण करना आइरिस का कार्य होता है। और नेत्र लेंस क्या है? तो नेत्र लेंस की अगर बात करेंगे हम, नेत्र लेंस तो ये आइरिस के पीछे रहता है। आइरिस जो है ये आपका आइरिस है। और इसी आइरिस, ध्यान से समझिए, इसी आइरिस के, ई वाला आइरिस के पीछे वाले भाग को नेत्र लेंस कहते हैं, जो उत्तल लेंस की तरह रहता है।
तो नेत्र लेंस का काम क्या है, तो जब भी नेत्र लेंस का काम यह है कि जब भी आंख पर प्रकाश पड़ेगा तो वस्तु को देखने में मदद करेगा। जब भी आंख पर प्रकाश पड़ेगा तो वस्तु को देखने में मदद करेगा। तो नेत्र लेंस का काम हो गया। नेत्र लेंस जो है उत्तल लेंस की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाएगा? ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो कोबाल्ट किस में पाया जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा ऑप्शन। कोबाल्ट पाया जाएगा आपका विटामिन B12 में। ठीक, अब देखिए रासायनिक नाम पूछता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कहेंगे साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, तो साइनोकोबालामीन क्या हो गया? तो बोलेंगे विटामिन B12 का नाम हो गया। अगर विटामिन B1 की बात करें हम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कहेंगे थायमीन। अगर विटामिन B2 की बात करें, विटामिन B2 के रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन B2 का? तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, तो ये हो गया आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। उसी तरह एक विटामिन 6 है, तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए आप विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो बोलेंगे पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया। तो ये आपका विटामिन से हो गया। अगर विटामिन शब्द की बात करें, तो विटामिन शब्द का शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया? तो कहेंगे फंक ने दिया। कब दिया? तो 1913 में दिया फंक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर के सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन है केंद्रक, ऑप्शन है कोशिका, जीवद्रव, माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोशिका, ऑप्शन ई। चलिए अगर कोशिका की बात करें, तो फिर कोशिका क्वेश्चन पूछता है कोशिका का खोज। तो वही नाम याद रखिए, रॉबर्ट हुक। कब? तो कहेंगे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए। ठीक, अगर हम जीव द्रव्य की बात करें, तो जीव द्रव्य क्या होता है? तो कहेंगे कोशिका झिल्ली के अंदर, देखिएगा कोशिका झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। तरल माने कोशिका झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए तब पूछ लेता है आपका एग्जाम में कि जो जीव द्रव्य का खोज किसने किया? तो जीव द्रव्य के खोज किसने किया? तो डुजार्जिन ने किया था। जीव द्रव्य के खोज की बात करेंगे, खोज किसने किया? तो कहेंगे डुजार्जिन ने खोज किया था। अगर हम नामकरण कहेंगे कि जो जीव द्रव्य का नाम कौन रखा? नामकरण तो आपका हो जाएगा पुरकिंजे। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या कहेंगे? कोशिका के पावर हाउस, क्योंकि यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है। अब कोशिका के खोज, माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया?
तो माइक्रोकोन्डिया के खोज किसने किया? तो माइक्रोकोन्डिया के खोज किसने किया? तो कहेंगे अल्बर्ट वान ने खोज किया। अगर हम पूछे जो माइक्रोकोन्डिया का नामकरण कौन किया? नामकरण साइड हो जाओ। नामकरण कौन किया? तो बोलेंगे बेंडा नामकरण किया माइक्रोकोन्डिया को, माइक्रोकोन्डिया नाम दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है? मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट से। तो देखिए यहाँ अगर हम सर्वाधिक ऊर्जा की बात करेंगे मनुष्य को, तो वसा से प्राप्त होती है। तो वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? वसा से, तो देखिए वसा से प्रति ग्राम 9, हाँ ठीक है, देखिए प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर हम बात करें विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबसे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट तो इससे प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा किससे ऊर्जा प्राप्त हो रहा है? वसा से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो देखिए बेर को, केला को, खजूर को, आम को। तो इसमें से तो ऑप्शन सी हो जाएगा, खजूर को। जो खजूर है ना, खजूर, तो इसको खजूर को तो ज्यादातर राजस्थान में इसका खेती होता है। तो खजूर के गाछ ज्यादातर आपको राजस्थान के अजमेर साइड में देखने को मिलेंगे, और वहाँ की जो जमीन है वो बंजर है, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा खेती कहाँ होगा? सबसे कम जल की आवश्यकता तो किसको? तो खजूर को। चलो साइड को। अगला प्रश्न देखेंगे, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो कहेंगे हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे इक्थोलॉजी, तो इक्थोलॉजी में आ जाएगा प्राणी या जीव जंतु के बारे में अध्ययन। तो प्राणी का अध्ययन इक्थोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी, तो कहेंगे पक्षी का अध्ययन हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पे है ऑप्शन ए में हिस्टोलॉजी। ऑप्शन ए में देखिए कौन सा है? हिस्टोलॉजी। तो कहेंगे ऊतक के सूक्ष्म कण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहेंगे हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे सरीसृप वर्ग का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो लीवर कौन सा लीवर किस विटामिन का भंडारण संचयन करता है? तो कहेंगे ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए का रासायनिक नाम तो याद रखिए रेटिनॉल। नाम पूछता है सब रासायनिक नाम। थायमिन क्या है? तो कहेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम हो गया। उसके बाद अगर सी की बात करेंगे तो सी का रासायनिक नाम हो जाएगा तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर विटामिन ई के बात करेंगे, विटामिन ई के रासायनिक नाम तो हो जाएगा टोकोफेरॉल। तो ये हो गया, आपको इतना याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त करते हैं? तो भोजपत्र होता क्या है? देखिए भोजपत्र, तो भोजपत्र का प्रयोग कहाँ होगा?
तो कहेंगे देखिए औषधि, औषधि, उसके बाद तबीज वाले पत्र में भोजपत्र के औषधि में प्रयोग होगा। औषधि के बाद जो आपका तबीज वबीज बनता है या जिस पत्र पर लिखा जाता है, जैसे आपको पहले जमाने में लिखा जाता था तो वही है भोजपत्र, तो औषधि में हो जाएगा। उसके बाद वैदिक कार्य में, वैदिक कार्य में इसका प्रयोग होता है भोजपत्र के। तो भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसका कुछ औषधि के रूप में देखिए, जैसे गेठिया हो गया, गेठिया, उसके बाद गुर्दे से, गुर्दे की खराबी में इसका प्रयोग किया जाता है भोजपत्र का। तो किस पेड़ के छाल से प्राप्त करेंगे, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो यहाँ पे बेटुला होगा, बेटुला ऑप्शन ए। लेकिन जो वृक्ष दे रखा है ना, ये भी इसी वर्ग में आता है, तो इसको यहाँ पे वृक्ष नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो बेटुला ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन ई दे दे, ध्यान से समझिएगा, और लिखेंगे ए एंड बी दोनों, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए एंड बी, क्योंकि जो वृक्ष है ना, ये भी बेटुले ही वर्ग के पौधे हैं, क्योंकि इसका भी प्रयोग औषधि और बौद्धिक कार्य में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि यानी हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो ऑप्शन है कैसिन, एल्बुमिन और ओसिन, और एक है कॉन्ड्रिन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डी में। कैसिन कहाँ पाया जाएगा, कैसिन प्रोटीन की बात करें हम, प्रोटीन, तो कैसिन प्रोटीन किस में मिलेगा, तो कहेंगे दूध में, दूध में कैसिन प्रोटीन। अगर एल्बुमिन की बात करें, एल्बुमिन प्रोटीन है कहाँ पाया जाएगा, तो कहेंगे रक्त में, रक्त में पाया जाता है एल्बुमिन। तो रक्त में पाया जाएगा आपका एल्बुमिन प्रोटीन, और दूध में पाया जाएगा कैसिन, और हड्डी में पाया जाएगा ओसिन। चलिए अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान के जनक कौन है। तो कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मार्केली, ऑप्शन बी है केसी मेहता, ऑप्शन सी है स्टीफन हेल्स, ऑप्शन डी है इजी बल्टर। तो कवक के पहले कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए कवक का अध्ययन, तो कवक के अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक के अध्ययन क्या कहेंगे हम, तो कहेंगे माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कवक विज्ञान के जनक कौन थे, तो कवक विज्ञान के जनक आपको कौन थे, तो कहेंगे हेनरी एंटोनिक डी बेरी, जो ऑप्शन में आपका नहीं दिया है, ठीक है। तो आप याद कीजिएगा कवक विज्ञान के जनक कौन थे, तो कहेंगे हेनरी एंटोनी डी बेरी, ठीक। इसमें से कोई नहीं होगा, तो कवक विज्ञान के जनक हेनरी एंटोनी डी बेरी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होगा। तो अधिक विकिरण के संपर्क में जब आएंगे तो कौन सा रोग होगा, तो यहाँ पे कैंसर होगा, स्कॉर्बी होगा, रिकेट्स होगा और टीबी होगा। तो कैंसर होगा, तो कैंसर में कौन सा कैंसर होगा, तो कहेंगे स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होने की संभावना है। अगर स्कॉर्बी की बात करें तो स्कॉर्बी में देखिए दांत का मसूड़ा फूल जाना और उसमें से खून आना, ये सब आपको स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक में आएगा। तो कहेंगे इसमें दांत का मसूड़ा फूल जाता है, दांत का मसूड़ा फूल जाता है, ठीक है। तो किस विटामिन, तो कहेंगे विटामिन सी के कमी से, विटामिन सी के कमी के कारण आपका स्कॉर्बिक होगा। रिकेट्स बच्चों में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हड्डी कमजोर हो जाएगा रिकेट्स में, तो किसके कारण, तो कहेंगे विटामिन डी के कमी के कारण। टीबी क्या है, तो कहेंगे टीबी
टीबी क्या है? तो टीबी हो गया आपका क्षय रोग, क्षय रोग हो गया। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो होगा किसके कारण? तो कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण। तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होगा? टीबी होगा, ठीक है, क्षय रोग है। चलिए अगला प्रश्न, अगला चलिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो लगे रहिए, मेहनत कीजिए, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मनाया जाता है 25 अप्रैल को, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 14 नंबर, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? तो डायलिसिस मशीन, तो डायलिसिस एक मशीन है, तो इसमें क्या है? तो कहेंगे इसको कृत्रिम किडनी कहेंगे। देखिए कृत्रिम किडनी, किडनी कहेंगे इसे, डायलिसिस मशीन को कृत्रिम किडनी कहेंगे, जिसका काम क्या है? तो ब्लड का शुद्धिकरण करना। अगर आपका किडनी कार्य नहीं कर रहा है तो वहां पे डायलिसिस मशीन लगाया जाता है, कृत्रिम किडनी लगाया जाता है। तो इसका आविष्कार कौन किया? तो कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल्फ ने किया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा में पाया जाने वाला, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा में पाया जाने वाला आपका मेलानिन हो जाएगा, ठीक है। मेलानिन के कारण, मेलानिन के कारण लोग उजला या सांवला काला होता है, जिसमें जितना अधिक क्या कर रहा है? देखो, जिसमें जितना अधिक मेलानिन होगा, जिसमें जितना अधिक मेलानिन होगा उतने करिया होगा, उतने सांवला होगा, ठीक है। और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होगा, काहे ला बजा रहा है? जिसमें जितने, जिसके शरीर में अगर मेलानिन की मात्रा कम है तो वो उजला होगा। अगर लाइकोपिन कहेंगे तो लाइकोपिन क्या है? तो किसी लाइकोपिन जो लाल लाल रंग का वर्णक देता है, ठीक है, लाइकोपिन कहेंगे लाल रंग का वर्णक प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। केसिन क्या है? तो केसिन कहेंगे दूध में उपस्थित रहता है, कैसीन। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे कैरोटीन है, तो कैरोटीन क्या होता है? तो कहेंगे कैरोटीन नारंगी रंग का वर्णक प्रदान करता है, नारंगी रंग का वर्णक प्रदान करता है, वर्णक प्रदान करता है, ठीक है, जो आपको गाजर में देखने को मिलेगा। ऐसे जो भी नारंगी में भी है, तो ये सब क्या है? कैरोटीन है, ठीक। तो लाल रंग का वर्णक लाइकोपिन, नारंगी रंग का वर्णक हो गया आपको कैरोटीन। अगर हम बात करें पीला रंग का, तो ल्यूटीन होता है, ल्यूटीन, ल्यूटीन जो होता है वो पीला रंग का वर्णक प्रदान करता है, पीला रंग का वर्णक प्रदान करेगा, ठीक है। तो प्योर अगर पीला वाला गाजर है तो ल्यूटीन वर्णक उसमें उपस्थित है। चलिए, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सूर्य में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और क्रिप्टोन है। तो कौन सा पाया जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक याद कर लीजिएगा लोग। तो 3 समस्थानिक, तो एक में होगा आपका प्रोटियम, 2 में हो जाएगा ड्यूटेरियम, 3 में हो जाएगा ट्राइटियम, ट्राइटियम या ट्रिटियम, ट्राइटियम, ठीक है। उसके बाद चलिए, विषाणु क्या है? तो विषाणु क्या है? कुशकीय है, अकुशकीय है, एक कुशकीय या बहुकुशकीय है। तो विषाणु क्या है? तो अकुशकीय जीव होता है विषाणु। विषाणु के खोज, अगर खोज की बात करेंगे, खोज किसने किया? तो कहेंगे कौन किया? इवान
इवानोस्की ने खोज किया था, विषाणु का खोज किया था। चलिए 18 नंबर प्रश्न, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो कहेंगे एवांजेलिस्टा टोरिसेली। तो इतना अपने याद रखिएगा, टोरिसेली, टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। अगर यहाँ पे एडवर्ड टेलर है, ऑल्बर्ट टेलर होता है, ऑल्बर्ट टेलर, ऑल्बर्ट टेलर तो क्या किया था? कहेंगे हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। कौन? ऑल्बर्ट। जेम्स वाट, तो जेम्स वाट ने भाप इंजन, ऐसे समझिए, ठीक है। जेम्स वाट क्या किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी आरबीसी के कह रहा है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पलस, रेड ब्लड कार्पलस लाल रक्त कणिकाएं, तो 120 दिन इनका जीवन काल होता है, ठीक है। 120 दिन के बाद आरबीसी का मृत्यु अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो 120 दिन। उसके बाद न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम, प्रथम नियम को जड़त्व, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आप हो जाएगा शैवाल के उपस्थिति के कारण। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? यानी भविष्य का ईंधन किसे कहेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन हो जाएगा भविष्य का ईंधन। प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो प्राकृतिक गैस में कौन आएगा? तो मीथेन आएगा, मीथेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, उसके बाद प्रोपेन आएगा, ठीक है। ये सब प्राकृतिक गैस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड नहीं पाया जाता है? ठीक है, टीयर ग्लैंड यानी आंसू ग्रंथि किसमें नहीं पाया जाएगा? मनुष्य में। मनुष्य में तो पाया जाता है, कुत्ता में कुत्तूर होता है तो आंख में से आंसू गिरता है, बैलूर होता है तो आंख में से आंसू गिरता है, घड़ियाल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? आप ऊपर तो देखबे किए होंगे बादल के तैर रहा है, तो वायुमंडल में किस कारण तैरता है? तो कहेंगे निम्न घनत्व के कारण, ऑप्शन बी, यानी निम्न कम घनत्व है जिसके कारण बादल में तैर रहा है, ज्यादा घनत्व होगा बारिश के रूप में नीचे गिर जाएगा। चलिए उसके बाद किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोरोलोप्लास्ट, उसके बाद यहाँ पे कोशिका भित्ति, कोशिका कला केंद्रक, तो यहाँ पे पादप कोशिका, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति सेल वाल, सेल वाल के, ठीक है। जो सेल वाल है किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका में सेल वाल पाया जाएगा, पशु कोशिका नहीं, जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, चलिए 25 क्वेश्चन का सीरीज था, ठीक है। देख लीजिए आपका कितना सही हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।